हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा आज आखिरी टॉपिक है विलियन वाले चैप्टर का। ठीक है, हमारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, सबके न्यूमेरिकल भी एक एक दो हमने करके देखे थे। ठीक है, बाकी के न्यूमेरिकल्स, बाकी के जितने क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं वो हमको अपने आप से सॉल्व करने हैं। जो भी दिक्कत आए फिर उसको पूछ भी सकते हो आप। ठीक है, हमारा आखिरी टॉपिक है आज का आयनन की मात्रा और वियोजन की मात्रा, यानी आयनन की मात्रा और संगुणन की मात्रा, वियोजन और संगुणन की मात्रा। अब वियोजन और संगुणन है क्या, ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। वान ट हाफ ने बताया था कि जब कोई विलेय विलियन के अंदर जाने पर संगुणित हो जाता हो, यानी दो या दो से अधिक अणु उनके आपस में किसी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग या किसी और बॉन्डिंग द्वारा अटैच हो जाते हों, जुड़ जाते हों, या फिर आयनित हो जाते हों। जैसे आयनिक यौगिक लिया हमने NaCl, CaCl2 या कुछ भी, तो ऐसे आयनिक यौगिक लेंगे तो वो आयनित हो जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि आयनन या संगुणन हो जाने से वान ट हाफ को अणुसंख्या गुणधर्म पे प्रभाव पड़ता है। ये वान ट हाफ गुणांक ने बताई थी। ठीक है, अब वान ट हाफ गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं हम उसको पिछले वाले वीडियो में देख भी चुके हैं। अब बात ये है कि विलेय जो हमने डाला है विलियन के अंदर, वो विलियन में जाने पर क्या कंप्लीटली डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, संगुणित अथवा वियोजित हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे हमने 100 मोल डाले विलेय के, तो 100 के 100 मोल जाने पर आयनित हो जाते हैं विलियन में जाने पर, या संगुणित हो जाते हैं। जैसे NaCl का हमने 100 मोल डाले तो वो क्या 200 मोल आयन बना लेंगे, Na+ और Cl-, या 100 मोल एसिटिक अम्ल डालेंगे तो आपस में जुड़ कर दो अणु जुड़कर क्या वो 50 ही मोल रह जाएंगे? नहीं। ध्यान रखें, 100% संगुणन अथवा 100% वियोजन विलेय का नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर कितना % होगा? बात क्या है कि अब कितना आयनन होगा या कितना संगुणन होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। आई बात समझ में? आज का हमारा टॉपिक क्या है कि विलेय का कितना % संगुणन या वियोजन होता है। ठीक है, अब ये जो हम ज्ञात करेंगे संगुणन अथवा वियोजन, दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। संगुणन को भी अल्फा से और वियोजन को भी अल्फा से। किसके द्वारा ज्ञात करेंगे हम इसको? आई के द्वारा। आई क्या है? वान ट हाफ गुणांक। क्लियर हो गई बात? आई क्या है? वान ट हाफ गुणांक। यानी कि एक तरह से हम कोरिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं, किसके बीच में? संबंध देख रहे हैं, किसके बीच में? वियोजन की मात्रा और वान ट हाफ गुणांक के बीच में, या संगुणन की मात्रा और वान ट हाफ गुणांक के बीच में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का। वो क्या है? आयनन की मात्रा। वान ट हाफ गुणांक द्वारा आयनन की मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई भी ए विलेय है जिससे आयनित होने के बाद Nb मोल बन रहे हैं। ठीक है, N अणु या N आयन बन रहे हैं। NaCl है तो 2, CaCl2 है तो 3, इस तरह से N आयन बन रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 1 मोल लिया था, किसका? A का। वियोजन से पहले B कितने बने? 0। B कितने बने? 0। ये तो हुई वियोजन से पहले की स्थिति। ठीक है, अब अल्फा मोल के वियोजन के बाद क्या होगा? यानी कि हमने मान लिया कि अल्फा मोल क्या हो गए? वियोजित हो गए। ठीक है, तो अल्फा मोल वियोजित हो जाएंगे तो एक में से बचा कितना? 1 - अल्फा। अल्फा मोलों ने आयनन कर लिया, NaCl के अल्फा मोल आयनित हो गए। 1 मोल हमारे पास था, उनमें से अल्फा चले गए, बचे कितने रह गए? अवियोजित 1 - अल्फा। और वियोजित कितने रह गए? N अल्फा। N क्यों लिखा? कि हमारे पास मान लीजिए 10 मोल NaCl था। कितने थे? 10 मोल।
10 में से मान लीजिए 5 मोल वियोजित हो गए, 6 मोल वियोजित हो गए, तो वो 5 या 6 क्या है, एल्फा। क्लियर। NaCl के 1 मोल से कितने मोल बनते हैं, 2 मोल, यानी एक Na+ और एक Cl-। तो N का मान कितना हो गया, 2, CaCl2 होता तो 3, MgCl2 होता तो 3, AlCl3 होता तो 4। इसी तरीके से जितने आयन बनते हैं उतना N का मान होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेक्षित मान आ गया, मतलब विलेय के आयनन से पूर्व, यानी वियोजन से पूर्व, या कह सकते हैं कि सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल। ठीक है। चलिए, दूसरा क्या कहते हैं अपन, विलेय के आयनन के बाद यानी कि प्रेक्षित, जो हमने प्रैक्टिकल द्वारा देखा है, प्रेक्षित मोलों की संख्या आयनन के बाद मोलों की संख्या कितनी हो गई भाई। देखिए, आयनन हो गया, उसके बाद अवियोजित और वियोजित दोनों को जोड़ दो, 1 - एल्फा प्लस N एल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एल्फा, यहाँ से प्लस एल्फा कॉमन ले रहा हूँ तो N-1 बच जाएगा। कैसे बचेगा, इसको ध्यान से देखो, 1 यहाँ से लिया मैंने, इन दोनों में से प्लस एल्फा कॉमन लिया, प्लस एल्फा कॉमन लेंगे, ये वाला प्लस एल्फा कॉमन ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ से तो बच गया प्लस N, यहाँ से बच गया -1। ठीक है, या -1 प्लस N बचेगा तो उसको सीधा करके लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए, अब हमारा वांटहाप गुणांक क्या कहता है, वांटहाप गुणांक I क्या कहता है, विलेय के आयनन के पश्चात कणों की संख्या बटे विलेय के आयनन से पहले या आयनन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला किसका, वांटहाप गुणांक का। तो I क्या हो जाएगा, अब I हो जाएगा हमारा, आयनन के पश्चात कितने मोल है, कितने कण हैं, 1 प्लस एल्फा N-1 अपॉन सैद्धांतिक मोल कितने हैं, 1 मोल। तो क्या हो गया, I = 1 प्लस एल्फा N-1, तो I - 1 = एल्फा N-1। तो एल्फा = क्या हो जाएगा, एल्फा = क्या हो जाएगा, I - 1 बटे N-1। ये लीजिए, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, I - 1 अपॉन N-1। क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास वियोजन की मात्रा निकालने का फॉर्मूला है। ये ध्यान रखेंगे, इसका मान 1 से कम प्राप्त होता है, इसलिए यदि परसेंटेज में जब हम वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा निकालते हैं तो इससे मल्टीप्लाई और कर देते हैं 100 से। परसेंटेज में जब निकालते हैं तो 100 से गुणा भी कर देते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको। वीडियो को पॉज करो और उतार लो।
लास्ट में हमको ये फॉर्मूला ही याद करना है बस, और कुछ नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। उतार लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, चाहो तो अपनी बुक में दे रखा है एक न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल ये है, नोट कर लो इसको एक बार, तो न्यूमेरिकल को नोट कर लो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो कि न्यूमेरिकल में हमको क्या क्या दिया गया है। देखिए न्यूमेरिकल में हमको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ये देखो, विलेय कौन है, विलायक कौन है, विलेय कौन है, विलायक कौन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या दे रखा है हमको, K4FeCN6, विलेय कौन दे रखा है, विलेय दे रखा है हमको K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, ये एक संकुल यौगिक होता है। इसकी बात अपन अगले चैप्टर में करेंगे, नवा चैप्टर करेंगे इसके बाद। ठीक है, विलेय दे रखा है हमको K4FeCN6, इसकी सांद्रता दे रखी है हमको 0.1 m। ठीक है, C या M, यानी मोलरता दे रखी है हमको 0.1 m। और उसके बाद दे रखा है हमको टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अपन केल्विन में चेंज कर लेते हैं 300 केल्विन। 46% आयनिक होता है, यानी कि आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा दे रखी है 46%, यानी कि 46/100 या 0.46 भी लिख सकते हो इसको तुम डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा है हमको, R का मान दे रखा है 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ATM मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ATM जो है दाब की इकाई है, वायुमंडलीय दाब की, ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद पूछा गया है परासरण दाब ज्ञात कीजिए, और हमको पता है पाई = CRT होता है, लेकिन हमारे पास वियोजन की या संगुणन की मात्रा भी दे रखी है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे I वाला, ICRT, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वन टाप गुणांक वाला फॉर्मूला। वैल्यू रखेंगे सारी की सारी। I कितना है, I कितना है, वन टाप गुणांक, वन टाप गुणांक कितना है जल्दी बताइए। K4FeCN6 के लिए I का वैल्यू कैसे निकालेंगे, I का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए K4FeCN6 कैसा यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है। इसका जब आयनन लिखते हैं अपन तो 4 तो K+ आयन बनते हैं और एक बनता है FeCN6 -4, यानी एक संकुल आयन बनता है। ये ध्यान रखना, आयरन आयन Fe+3 आयन अलग से नहीं बनेगा या Fe+2 आयन अलग से नहीं बनेगा, Cn- आयन अलग से नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक संकुल आयन है, और संकुल आयन जो है वो जल में घुलने पर आयनित अपने मूल आयनों में नहीं विभक्त होते हैं, टूटते नहीं हैं। इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक के अंदर। ठीक है, चलिए, तो टोटल कितना हुआ, N = 5, N = 5, और हमको पता है कि अल्फा = I-1/n-1, हमारे पास अल्फा दे रखा है, n हमारे पास है, I निकाल सकते हैं। तो I कितना है, सॉरी अल्फा का मान रखो 0.46 = I-1/n कितना है, 5-1, तो I-1 = 4 × 0.46, I-1 कितना आ गया, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, 4 × 24, 2 4 16 और 2
18 1.84, ठीक है। तो i का मान कितना आ गया 1.84 प्लस 1 मतलब 2.84, ठीक है। ये i का मान आ गया हमारे पास। क्लियर? चलिए आगे, i का मान आ गया हमारे पास 2.84 इंटू सी कितना दे रखा है 0.1, r कितना दे रखा है हमको 0.082 और टेम्परेचर है 300 केल्विन। सबको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, इन सबको गुणा करने पर क्या मान आता है हमारे पास निकल के 6.98, जो हमारी बुक में भी दे रखा है ATM। ATM की जगह भी हम वायुमंडल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो नहीं दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला में जो चीज़ नहीं दे रखी है उसको ज्ञात करो। उसको ज्ञात करने के लिए तुम्हें मटेरियल दिया मिलेगा, दिया हुआ होगा, ठीक है। चेक कर लो, आराम से समझ लो, वीडियो पॉज करके। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संगुणन की मात्रा। क्या है? संगुणन की मात्रा। दूसरा, संगुणन की मात्रा, वही अल्फा, ये ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से? वन टहाफ गुणांक की सहायता से, ठीक है। तो वन टहाफ गुणांक आई और अल्फा में रिलेशन यानी संबंध देखना है अपन को। देखिए, वही तरीका, ए से मान लीजिए बी बन रहा है। अब ए के जो है मैंने कितने मोल लिए? हमने ए के जो मोल लिए हैं वो एन मोल लिए। जैसे एसिटिक अम्ल के 2 मोल मिलकर 1 मोल बनाते हैं ना, ऐसे ही मान लीजिए ए के कितने लिए हमने? एन मोल लिए। वो एन मोल जो है संगुणित होकर इस तरह से ये बना रहे हैं ए एन, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए शुरुआत में उसके 1 मोल हमारे पास थे, तो ये कितने बने? 0। मान लीजिए अल्फा मोल वियोजित हो गए तो ये कितने बनेंगे? अल्फा अपॉन एन। एसिटिक अम्ल के 10 मोल 5 मोलों में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 मोल जो है उनमें से प्रत्येक 2-2 मोल जो है वो संगुणित हो जाते हैं और द्विलक बना लेते हैं। तो 2 क्या है? एन का मान है। तो 10 में 2 का भाग दिया, 5 आया, ठीक है। तो अल्फा यानी जितने मोल संगुणित हो रहे हैं, जितने कण संगुणित होना चाह रहे हैं, उसमें एन का भाग दे दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा? जो नए बनने वाले मोल है, संगुणित मोल है, उनकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो वही तरीका, विलेय के सैद्धांतिक मोल कितने हैं? 1 मोल यानी संगुणन से पहले, और विलेय के प्रेक्षित मोल कितने हैं? प्रेक्षित मोल, इन दोनों को जोड़ेंगे, असंगुणित और संगुणित, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा, तो 1 अपॉन एन माइनस 1, ये आ गया हमारे पास प्रेक्षित मान, ठीक है। वही तरीका फिर 1/2 गुणांक I इज इक्वल टू संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन से पहले या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। चलिए यहां लिख देते हैं वैल्यूज। I इज इक्वल टू क्या है?
1 प्लस एल्फा 1/n माइनस 1 बटे 1। तो आई इज इक्वल टू, इस एक से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 प्लस एल्फा 1/n माइनस 1। तो क्या आ गया, आई माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा 1/n माइनस 1। तो एल्फा बराबर क्या आ गया, आई माइनस 1 बटे 1/n माइनस 1। क्लियर। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका एक लघुत्तम वगैरह ले ला के, तो देखो आई माइनस 1 तो एज इट इज छोड़ दो, और 1/n माइनस 1 को सोल्व करके देखो। 1/n माइनस 1 लघुत्तम लिया n, तो 1 माइनस n आया। ठीक है, 1 माइनस n बटे n। तो ये क्या हो गया, एल्फा बराबर n ऊपर चला जाएगा, आई माइनस 1 बटे 1 माइनस n। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में से तुम्हारी मर्जी हो, जो फॉर्मूला लगा सकते हो संगुणन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। या अल्फा क्या है, संगुणन की मात्रा। ठीक है, अल्फा संगुणन की मात्रा, आई वांटाहाफ गुणांक, और n क्या है, संगुणित होने वाले मोलों की संख्या। जैसे एसिटिक अम्ल के 2 मोल संगुणित होकर द्विलक बनाते हैं, तो n बराबर 2, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो उतार लो इसको, वीडियो पॉज करेंगे और उतार लीजिए। चलो उतार लिया होगा। ठीक है, इस संगुणन की मात्रा से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल करके देखो, सॉल्व करो। अपना ये न्यूमेरिकल है, पढ़ो एक बार न्यूमेरिकल को पूरा। क्या कहना चाह रहा है ये, क्या क्या दिया गया है, विलेय कौन है, विलायक कौन है। ठीक है, ये सब कुछ सॉल्व करके, और सब कुछ लिख के दिया गया है, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या क्या दिया है देखिए, बेंजोइक अम्ल और बेंजीन। ठीक है, विलेय तो कौन है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल। विलायक कौन है, बेंजीन। ठीक है, बेंजोइक अम्ल यानी विलेय को हम बी बोलते आए हैं, यहाँ पे भी बी बोल देते हैं। इसी तरह से विलायक को ए बोलते हुए आए हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं, तो ए यहाँ बोल देते हैं। ठीक है, ताकि लिखने में थोड़ी सुविधा है। चलिए उसके बाद हमको दे रखा है WB, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में घोला, यानी कि WA 20 ग्राम। उसके बाद दे रखा है हिमांक में अवनमन इतना हो जाता है, यानी कि डेल्टा TF, यानी 20 ग्राम बेंजीन में हम 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल घोलते हैं, तो उसका हिमांक जो है वो 0.317 केल्विन घट जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। अल्फा पूछा है हमसे, यानी संगुणन की मात्रा पूछी है, जिसके लिए हमको KF का मान दे रखा है। बेंजीन के लिए KF इज इक्वल टू 5.1 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। चलिए, ये हमारे पास मसाला तैयार। ठीक है, अब हमको देखना है कि संगुणन की मात्रा क्या। हमने देख रखा है संगुणन की मात्रा है अल्फा इज इक्वल टू n इंटू आई माइनस 1 बटे n माइनस 1। 2 फॉर्मूला बताए थे थोड़ी देर पहले कि आई माइनस 1/n माइनस 1, इस तरह से भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ इसके बाद क्या करना है, हमको चाहिए n और i। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि बेंजोइक अम्ल संगुणित होकर द्विलक बनाता है, द्विलक बनाता है, अतः n इज इक्वल टू 2।
चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद देखना है हमको आई। अब आई नहीं है हमारे पास, तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। अब हमारे पास यहाँ कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म दे रखा है? ये प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म दे रखा है, सैद्धांतिक तो है ही नहीं। चलो अणुसंख्यक गुणधर्म की बजाय अणुभार से करके देखते हैं। सैद्धांतिक अणुभार, विलेय का सैद्धांतिक अणुभार बटे, सॉरी यहाँ अणुभार नहीं लिखा हुआ है, अणुभार हम निकालेंगे बेंजोइक अम्ल का, जितना भी आता है निकाल सकते हैं, वो सैद्धांतिक अणुभार है। तो प्रेक्षित तो है नहीं हमारे पास, तो क्यों ना प्रेक्षित अणुभार निकाल लिया जाए। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। आई हमारे पास नहीं है, तो विलेय का या बेंजोइक अम्ल का प्रेक्षित अणुभार Mb इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए Kf इंटू WB इंटू 1000 बटे डेल्टा TF इंटू WA। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास है, तो हम निकालेंगे Mb प्रेक्षित इज इक्वल टू KF है हमारे पास 5.1, WB कितना दे रखा है? 0.3 इंटू 1000, डेल्टा TF कितना है? 0.317, WA कितना है? 20 ग्राम। चलो ये सब कुछ हो गया। ये हमारे पास जो है, इसको अगर अपन सोल्व करें तो एक बार चेक करके देखेंगे कितना आता है। ये इसको लगभग काट देते हैं यहाँ से, तो ये आता है हमारे पास 20 दूनी 40, लगभग 250 के आसपास आ रहा है। कितना आता है देखते हैं एक बार, लिखा हुआ है इसमें, ये आता है 241। अगर सब कुछ सोल्व करें तो 241, ये क्या आता है हमारे पास? विलेय का अणुभार, प्रेक्षित अणुभार, प्रायोगिक अणुभार। अब देखिए Mb सैद्धांतिक कितना होता है? बेंजोइक अम्ल का Mb निकाल के देखें तो C6H5COOH फॉर्मूला होता है। 6 और 7 कार्बन है, 12 संख्या 84, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32, तो टोटल कितना आता है? 8 4 12 और 8 4 12। ये आता है हमारे पास सैद्धांतिक अणुभार और ये आया हमारे पास प्रेक्षित अणुभार। तो I इज इक्वल टू Mb सैद्धांतिक बटे Mb प्रेक्षित। देखो कंफ्यूज मत होना, विलेय का प्रेक्षित अणुभार हमने नीचे लिखा है, सैद्धांतिक अणुभार ऊपर लिखा है। हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें अणुसंख्यक गुणधर्म लिखा था, वांट ऑफ गुणांक का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था कि अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। ठीक है, तो प्रेक्षित और सैद्धांतिक का वहाँ अनुपात देखा था, प्रेक्षित ऊपर था। और फिर बाद में ये भी पढ़ा था कि सैद्धांत आणविक द्रव्यमान जो है अणुभार, वो अणुसंख्यक गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाएगा। प्रेक्षित वहाँ ऊपर था, या प्रेक्षित नीचे आएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म के मामले में प्रेक्षित ऊपर और अणुभार के मामले में प्रेक्षित नीचे। क्लियर हो गई बात? तो ये कितना आ जाएगा भाई? 122 बटे 241, तो 12 दूनी 24, लगभग कितना आ गया? आधा आ गया, तो 0.5 के समथिंग आ गया। ठीक है, चलो आगे अब हम हमारा फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा? अल्फा का। अल्फा में हमको N चाहिए, I चाहिए, हमारे पास अल्फा भी है और अब I भी निकाल लिया, सॉरी N भी है और I भी निकाल लिया। अल्फा इज इक्वल टू N इंटू I-1 अपॉन N-1। N है हमारे पास 2, I है हमारे पास 0.5 -1, अब N कितना है? 2 - 1। कितना आ गया भाई? एक बार सॉल्व करके देखो कितना आता है, सॉल्व करके देखो जितना भी आता है।
एक मिनट, छोटी सी गड़बड़ कर रहे हैं हम। 1 माइनस एन है भाई, गड़बड़ मत करना। 1 माइनस एन है ये, 1 माइनस एन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, आधे में से एक गया तो आधा, आधे को 2 से गुणा करेंगे तो 1, किसका माइनस का आया, बटे ये कितना आया, माइनस का 1। ये तो सेम सेम सा आ रहा, लेकिन सेम इसलिए आ रहा है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो मान आता है यहाँ पे 0.506 आएगा। ध्यान से देखो, अगर इसको हम 0.506 रखेंगे तो ये थोड़ा सा कम आएगा मान, ठीक है, 1 से कम आएगा। ये आएगा लगभग 0.988, ठीक है, 0.988 आएगा निकल के, या इसको हम कह सकते हैं, अब इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो परसेंट निकल के आ जाएगी। मैंने बताया था तुमको 98.8%। ये हमारे पास आंसर इस तरह से निकल गया। गणित है, तुम कैसे सॉल्व करते हो कैसे नहीं वो तुम्हारी हेडेक है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, मान कैसे रखने हैं, वो सब कुछ मैं तुम्हें क्लियरली बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हमारा चैप्टर भी फिनिश, हमारा ये टॉपिक भी फिनिश, ठीक है। अब बचा है तुम्हारा काम, बुक में से पीछे की साइड जो भी सवाल दे रखे हैं उन सबको सॉल्व करो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, और टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा इस चैप्टर का, वो तुम्हें प्रोसेस बता दी जाएगी, उसी में मैं लगा हुआ हूँ इस टाइम कि किस तरीके से टेस्ट लिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपना खुद का एनालिसिस कर सको। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो बच्चे अभी तक भी पढ़ाई से नहीं जुड़े हैं, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, ये बिल्कुल नहीं सोचें कि हमारा कितना छूट गया, समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं सोचना है इस बात को, क्योंकि आज जो हम शुरू कर रहे हैं तो उसको आज से ही शुरुआत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ गया, अरे ये तो हमारे लिए सुविधा हो गई कि हमको ऑनलाइन चैप्टर मिल रहा है। ये थोड़ी ना है कि हम क्लास में नहीं गए थे, एक टीचर उसको दोबारा पढ़ाएगा नहीं, अब तो तुम्हारा टीचर, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा यूट्यूब, कभी भी पढ़ो। समझ में आई मेरी बात को? तो कभी भी, मैं तुम्हें देखो पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो को जैसे तुम देख रहे हो, तो इस वीडियो में जैसे ही तुम क्लिक कर रहे हो उसमें अपना एक चैनल का नाम आता है नीचे, उस चैनल के नाम पे क्लिक करके वहाँ तुम्हें प्लेलिस्ट में, वहाँ शुरुआत में ही तुम्हें देखो इस तरीके से मिलेगी प्लेलिस्ट, उसमें प्लेलिस्ट में जाके और तुम इस तरह से देखो, तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग है, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और मैथ की अलग अलग बनी हुई है। तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो जो है एक साथ तुम देख सकते हो, या अगर तुम प्ले ऑल करके देखते हो तो स्टार्टिंग से अपने आप चलेगा चैप्टर, स्टार्टिंग से अपने आप चलेगा, और जितना तुम देखते जाओगे कंटिन्यू याद करते जाओ, समझते जाओ, और नोट्स में कंटिन्यू उतारते जाओ। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि अपन अपने आप का खुद का एनालिसिस कर सकें, अपने आप को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। नोट्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, याद करोगे, नहीं समझ में आए तो पूछोगे। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में कहाँ से आएंगे, तुम पूछोगे कहाँ से, और हम सॉल्व कहाँ से करवाएंगे। क्लियर? चलो, इसके बाद अब कुछ न्यूमेरिकल हैं इसके, अपने अपनी प्रॉब्लम से एक बार बता देना, ठीक है, कमेंट्स में, या जैसे भी तुम ग्रुप में बताओ ग्रुप में बता देना, ठीक है। तो वहाँ अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी जाएगी। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, चलो उपसे संयोजक यौगिक की बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, कहाँ गया, ये तो मिटा दिया, K4FeCN6 है ना, एक संकुल यौगिक आया था, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन्होंने आज से शुरुआत करी वो आज से शुरुआत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला चैप्टर रह गया तो उसको तुम जैसे जैसे टाइम निकालो थोड़ा बहुत देखते रहना। अब अपने चैप्टर को अगले को अच्छे से क्लियर करते चलना। चलिए, इसको देख लो, एक बार उतार लो, देखना चाहो तो।